गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए सेकेंड ईयर के लिए, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पेपर सेकेंड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। हमारे संविधान की ये प्रमुख विशेषता है और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में जिन लक्ष्यों का निर्धारण किया है, खास तौर पर स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, इस तरह के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, अपरिहार्य है। ये निर्देशक तत्व राज्य के नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देते हैं। जैसा कि हम सोचते हैं कि हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वोत्तम हो, सर्वांगीण रूप से उसका विकास हो, विश्व की एक शक्ति के रूप में वो उभरे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि देश में रहने वाले नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हो और उस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को ये महसूस हो कि जिस प्रजातंत्र की स्थापना देश में की गई है, वह उस प्रजातंत्र में उसका भी योगदान है और उस प्रजातंत्र का वह हिस्सा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस करेगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास होगा और देश आगे की ओर बढ़ेगा। जो निर्देशक तत्व हैं संविधान में, उनका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में है और इनमें निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी गवर्नरों द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते थे, उनकी साम्यता इन निर्देशक तत्वों से होती है। इन निधि निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, उनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना था और निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये निर्देशक तत्व राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, व्यक्ति की गरिमा, उसकी अस्मिता की का संरक्षण हो, वह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ इस देश में निवास कर सके। इस परम
पवित्र उद्देश्य के साथ इस देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना में इन निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुच्छेद 37 जो है वो ये कहता है कि निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, मतलब नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। यदि राज्य निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं कर पाता है तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, न्यायालय में जाकर इनका क्रियान्वयन नहीं करवा सकता है। अब इनको हमने अलग अलग 4 वर्गों में बांटा है। निर्देशक तत्व बहुत विस्तृत रूप में लिखे हुए हैं। हर अनुच्छेद में बहुत विस्तृत वर्णन का किया गया है। तो इसको कुछ वर्गों में बांटा है। जो एक वर्ग है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, कि कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं जो व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसमें पहला है राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, यानी रोजगार के अवसर पैदा करेगा, उपलब्ध करवाएगा, ताकि व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष अपनी जीविका कमा सके। दूसरा, राज्य के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो। यानी इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का आधिपत्य हो, ताकि उससे होने वाले लाभ को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, चाहे वो छात्रवृत्ति के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, ताकि समाज में साम्यता स्थापित की जा सके। तीसरा, राज्य संपत्ति और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करेगा, यानी उन्हें निचले से निचले स्तर तक वितरित करने का प्रयत्न करेगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभ प्राप्त कर सके और उसका हिस्सा बन सके। नेक्स्ट है राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तक तथा शक्ति और तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग होने से रोकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो छोटे बालक होते हैं और उनकी जो सुकुमार अवस्था है उसे रोकने के लिए अभी जो है वो बहुत बड़े स्तर पर एक अभियान हमारे देश में चल रहा है, जो अश्लील छायाचित्रों का प्रकाशन या चित्रण जो है वो यूट्यूब्स पे या किसी अन्य प्रकार के चैनल्स पे किया जाता है, उसे रोका जाए, ताकि उन तक होने वाली बच्चों की पहुंच को भी रोका जा सके। राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और हीनता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। जैसे अपन देखते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन होती है, बेरोजगारी भत्ता होता है, या जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, अक्षम लोग होते हैं, उन्हें भी पेंशन प्रदान की जाती है। इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। राज्य कम समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, ताकि ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में जाता है, जिसके पास अपना वकील करने के लिए भी पैसा ना हो, सरकार उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करवाएगा। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करवाएगा। राज्य व्यक्तियों को
अपने अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करेगा। तो जैसा प्रसूता अवस्था में कार्य कर्मकारी जो कार्मिक महिलाएं होती हैं, उन्हें प्रसूता अवकाश या मैटरनिटी लीव दी जाती है 6 महीने की। इसी तरह जो पशुपालन के लिए नए नए जो वैज्ञानिक विधियां हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कृषि के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है कि किस किस तरीके से जो है वो वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि श्रम व्यक्ति का जो शारीरिक श्रम है वह कम हो और खेत कृषि में उन्नति हो, ताकि किसान का जीवन स्तर भी सुधरे और जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसे भी बरकरार रखा जा सके। तो ये आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व हैं। इसके बाद दूसरा वर्ग है सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व, जिसके अंतर्गत राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इस उद्देश्य हेतु मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। राज्य चाहे तो शराब पर, पान बीड़ी सिगरेट या गुटखे पान मसाला इत्यादि की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए, पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी अलग अलग राज्यों में सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है राज्य समाज के दुर्बलतम अनुसूचित जाति की शिक्षा नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है, वर्ग है, वो है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, अभी बहुत चर्चा में है। और अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 45 जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2003 के बाद जब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया, उसके बाद 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए ये अनुच्छेद 45 में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। भारत की विदेश नीति जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। जियो और जीने दो इसका मौलिक सिद्धांत है। संविधान के अनुच्छेद 51 में हमारी विदेश नीति के मूल आधारों का वर्णन संक्षेप में किया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा, जिसमें पहला है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। तीसरा, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव रखेगा। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये हमारी भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं, जिनके द्वारा भारतीय विदेश नीति का संचालन या नीति निर्माण किया गया है। भारत की विदेश नीति का अगर हम संक्षिप्त एक अवलोकन करें तो उसमें हमें ये सारे बिंदु नज़र आते हैं कि भारत ने, चाहे वो सिंधु जल नदी का विवाद हो, उसे
वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का काम किया था। यूजिन ब्लैक उस समय वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर रहकर उपस्थित रहकर उन्होंने ये मध्यस्थता करवाई थी। इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां हैं, चाहे वो एनपीटी हो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो, या पीटीबीटी हो, या अन्य जो भी निशस्त्रीकरण की संधियां हैं, या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो भी संधियां हों, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे वो पेरिस समझौता हो, भारत का भाव हमेशा इन्हें सम्मान से मानने का रहा है। इसी वजह से भारतीय विदेश नीति की विश्व में एक अलग पहचान बन पाई है। धन्यवाद।